नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में गाइस। आज हम बात करेंगे भूमि उपयोग में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन कराना है या हम अब दूसरी भाषा में बोले जिसको हम CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज बोलते हैं। तो उससे अगर आप करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रोविजंस हैं, तो उन सभी पे आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी ग्रांट्स हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन या कोई भी सब्सिडी है, उन पे जनरली वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्रकार से कोई कोई सब्सिडी क्लेम करना चाह रहे हैं और कोई आप इसको लगता है इन फ्यूचर में आपको जरूरत होगी, तो आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि CLU क्या होता है। दोस्तों, कोई भी लैंड होती है, देखिए हर किसी लैंड मोस्टली जो अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो मोस्टली जो लैंड्स है वो एग्रीकल्चर लैंड के फॉर्म में होती है। तो एग्रीकल्चर में भी दो तीन तरह की लैंड्स हो सकती है, जिसके अंदर आप तो बात करें किसी ग्रामीण क्षेत्र की लैंड है या शहरी क्षेत्र की लैंड है, और एक होती है हमारे पास इंडस्ट्रियल लैंड। तो इनमें अगर किसी प्रकार का आपको परिवर्तन कराना है, यानी कि इनका जो टाइटल है, अभी तक इनका एग्रीकल्चर लैंड है और इस टाइटल को कन्वर्ट करवा के हमें एग्रीकल्चर लैंड से इसे इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवाना है, तो ऐसे केस में हमारा क्या प्रोविजंस लगते हैं। दोस्तों, इसमें जो हम बात करेंगे, मोस्टली बात करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो जनरली होता है व्यापारिक क्षेत्र से। तो व्यापारिक वाली की बात भी करेंगे, साथ में आवासीय के लिए भी हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे 90A 90B और रूरल के केस में क्या सेक्शंस लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी भूमि पे कोई भी फैक्ट्री, स्कूल, यानी कि मैंने बात करता हूँ कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मैटर में। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल में डिफरेंस इतनी सी बात का है कि अगर कहीं पर भी आप किसी प्रकार की कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जनरली इंडस्ट्रियल कन्वर्जन कराया जाता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का आप किसी प्रोडक्ट में रूपांतरण यानी चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को किसी गोदाम के फॉर्म में या हम किसी सर्विस सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में उस लैंड को कॉमर्शियल क्षेत्र में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारे नंबर दिए हुए हैं, अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं लैंड कन्वर्जन में तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं CLU क्या है। CLU चेंज ऑफ लैंड यूज है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी लैंड है जिस पर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक आधिकारिक परमिशन लेनी होगी। बिना किसी परमिशन के अगर आप कोई काम करते हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी इस भारतवर्ष के अंदर जमीन है, उसको जनरली जो है उसको लीज के तौर पे माना जाता है। और यह माना जाता है कि जो इसके पूरा मालिक है वो सरकारी है, चाहे कितने भी इसके आपके पट्टे बन जाए, चाहे कितने भी इसके प्रॉपर्टी ओनर्स चेंज हो जाए। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नगर निकाय या हम लोग बात करते हैं नगर निगम है या जो भी नगर पालिका, नगर परिषद हैं, उनके अंदर जो पट्टे दिए जाते हैं वो 99 की आपको लीज पे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके मालिक बन जाते हैं पट्टे को लेके। ऑब्वियसली पट्टे से तो आप यह शो करते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओनर है, बट उसके जो एक्चुअल में जो ओनर होता है वो गवर्नमेंट ही होती है। तो इस कारण से कभी भी कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन परमिशन होती है, चाहे वो आप अपने भू रूपांतरण करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपको वर्किंग करानी है, आपको नक्शा बनवाना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो भी आपको गवर्नमेंट की परमिशन की नीड आती ही आती है। तो उससे क्यों आवश्यकता है? क्यों? जैसे मैं आपको जनरली राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, ये चीज पूरे भारतवर्ष में भी लागू होती है। अधिकतर जमीन, वैसे मैंने बताया कि कृषि उपयोग के लिए है, तो उसका उपयोग परिवर्तन के लिए। कानूनी आधार, क्योंकि मैंने बताया कि सभी पूरी जमीनों की जो मालिक होती है वो गवर्नमेंट ही होती है। CLE प्रमाण पत्र आपकी भूमि को आवासीय, वाणिज्यिक और इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक प्रयोजन के लिए कानूनी रूप से आपको ये अधिकार देती है, और यह आपके निर्माण के कार्य की वैधता को सुनिश्चित करती है कि आप जितनी भी सुविधाएं लेना चाहते हैं उनमें भी आपको, जैसे बिजली का कनेक्शन लेना है, वाटर कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए भी आपको यह प्रूफ आपको साथ में रखकर अप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 90A 90B में क्या इसके अंदर मानी जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए, इसके अंदर 90A और 90B। 90A धारा तब लागू होती है जब भूमि शहरी नगर क्षेत्र होती है, यानी कि जो लैंड की जो सीमा होती है, जो नगर की सीमा है, नगर सीमा के अंदर अगर कोई कोई भी भूमि है, तो उसके अंदर शहरी क्षेत्र में अगर आपको कोई कन्वर्ट करवाना है, तो उसमें 90A का प्रोविजन लगता है। और अगर आप बात करते हैं कि अधिसूचित योजना के लिए कोई सिक्योरिटी है, अधिसूचित योजना क्षेत्र, जैसे कि जिनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाई गई, जैसे कि राजस्थान में राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और जो है हमारा रीको है, UTI है, UIT है, और या फिर कोई भी स्पेसिफिक मास्टर प्लान्स के अंदर कोई स्पेसिफिक लैंड आती है, वहां पे 90B का आपको कन्वर्जन करवाना, तब वहां पे 90B लगती है। तो 90 में बात करें तो हम अगर कोई भी गैर कृषि उपयोग के लिए नगर निकाय विभाग से लेआउट प्लान की परमिशन लेते हैं,
तो 90 के कन्वर्जन जैसे कि मान के चलिए किसी एग्रीकल्चर लैंड पे आपने शॉप्स बनानी है, तो शॉप बनाने के लिए आपको जो भी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के क्षेत्र में जो भी वो एरिया लगता है, वहां से आपको 90 की परमिशन लेके उसे कन्वर्ट करवाना होगा। यदि आप इसका कंप्लायंस का पालन नहीं करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शॉप्स का या फैक्ट्री का, वह आपका पूरा अवैध यानी इलीगल माना जाएगा और उसे तोड़ने की संभावना भी रहती है। अब बात करते हैं अधिसूचित 90 में। अधिसूचित योजना क्षेत्र के अंदर 90 भी, जैसे कि अब मान के चलिए कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड है, कोई भी रीको की है, यूआईटी की है, स्पेशल टेरिटरी की है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं जनरली कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं, जैसे कि रीको यानी आपको राजस्थान में रीको यानी इंडस्ट्रियल सभी जगह मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक और भी हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम राजस्थान में बात करें, अगर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बात करें, तो हाउसिंग बोर्ड में जनरली हम देखते हैं यहाँ पे कन्वेंस डीड का प्रोविजन चलता है। तो जो कि लैंड को गवर्नमेंट खुद कन्वर्ट करके ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी उसमें मकान के कंस्ट्रक्शंस करती है। एक हम बात करते हैं कुछ नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। एक यहाँ पे जैसे कि जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भी कई बड़े हैं, अलवर है, इस तरह के बड़े क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर भी हम लोग देखते हैं कुछ अथॉरिटीज है, तो उनके मामले में भी इनका स्पेसिफिक रूल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सीन है। अगर मान के चलिए कोई भी बंदा अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई कॉमर्शियल क्षेत्र पे अपना कन्वर्जन कराना चाहता है, यानी उसको लगता है कि वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड का कुछ हिस्सा कन्वर्ट करवाना चाहता है जिसको वो औद्योगिक या व्यापारिक क्षेत्र में इस्तेमाल कर सके, ऐसी केस में रूल 7A लागू होता है। रूल 7A क्या करता है, जब कृषि भूमि ग्राम पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जो ना तो शहरी क्षेत्र में आती हो, ना ही यूआईटी या रीको की स्पेशल जो स्वीकृत क्षेत्र है, अधिसूचित योजना है, उनमें नहीं आती हो, तो ऐसे केस में रूल 7 लगता है। ऐसे केस में भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए जो रेवेन्यू बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड से आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये तीनों मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है आपके साथ में, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सीएलयू कब आवश्यक होता है। देखिए कभी भी आपको जब अपनी भूमि का जो कृषि भूमि है, या तो आप उसको आवासीय या आप उसको वाणिज्यिक या कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल में जब कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो आपको सीएलयू लेना पड़ेगा। कृषि गैर कृषि कंस्ट्रक्शन वाले क्षेत्र हैं जैसे मान के चलिए फैक्ट्री है, गोदाम है, होटल है, अस्पताल है, स्कूल है, या किसी प्रकार की कोई गैर कृषि इमारत बनाने के लिए आपको चाहिए, तो भी आपको शहरी क्षेत्रों में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल राजस्थान का लेके चल रहा हूँ, तो मैंने जो सारी बताई थी जयपुर, जोधपुर, यहाँ पे ये ऑथोरिटीज है, तो ऐसे केस में भी शहरी क्षेत्र के अंदर हो तो भी आपको सीएलयू लेने की आवश्यकता है। सीएलयू लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निवेश को सुरक्षित रखता है। आपने मान के चलिए किसी लैंड का कन्वर्जन कराया और आपने सीएलयू नहीं लिया, तो ऐसे केस के अंदर उसमें आपकी संपत्ति को अवैध माना जाएगा, जैसे कि भविष्य में आप उस लैंड को कभी बेच नहीं सकते, या उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब दिक्कत कई बार आती है कि मान के चलिए आप उसके ऊपर किस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रजिस्ट्री कराते वक्त भी आपको कई बार दिक्कत आ सकती है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आज हमने बात की हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि विशेष रूप से अगर इंडस्ट्रियल लैंड का कन्वर्जन है, तो सीएलयू के साथ में आपको कई बार जो गवर्नमेंट की अदर परमिशन है, जिसको हम सीटीओ सीटीई बोलते हैं, यानी कि कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, जिसको हम पॉल्यूशन लाइसेंस भी दूसरी भाषा में बोलते हैं, वो आपको लेने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं सीएलयू कौन प्रदान करता है। देखिए सीएलयू कई तरह की अथॉरिटीज हैं जो आपको प्रदान करती हैं। आप किस एरिया के क्षेत्र में उस लैंड का कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। अगर वो लैंड की कन्वर्जन आपका किसी रिको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, विकास प्राधिकरण के अंदर है, यूआईटी, जैसे कि जयपुर में अगर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आ रहा है, नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आ रहा है, या नगर निगम के क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसे केस में उनके संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से ही उसकी कन्वर्जन की जाती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो एरिया है किस क्षेत्र में आ रहा है, तो दोस्तों ये मास्टर प्लान्स होते हैं, और उनके आधार पे ही आपको चेक करना है उस लैंड का कन्वर्जन किस प्रकार से कराना है, किस अथॉरिटी के वो अंडर में आ रहे हैं। सीएलयू अनुमोदन का अधिकार भूमि के अधिकार, आकार और स्थान, ऑब्वियसली स्थानीय अधिकारियों से पहले जानकारी प्राप्त महत्वपूर्ण है कि आप सही विभाग में आवेदन कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने मास्टर प्लान बताया, साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिस विभाग में आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उसके लिए भी आपको बात करनी होगी। इस चीज के लिए क्या मैं सही जगह पे एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, पता लगा कि एप्लीकेशन लगनी चाहिए नगर निगम में, आप लगा रहे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज चाहिए दोस्तों, आपको जो भी आप जनरली मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि एग्रीकल्चर लैंड को हम कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं। देखिए कन्वर्जन आप अपने रेजिडेंशियल का कॉमर्शियल में भी करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो मास्टर प्लान में आती हो। दोस्तों एक चीज ये है कि मास्टर प्लान क्या है, तो कि मास्टर प्लान जो गवर्नमेंट की भविष्यकालीन जो योजनाएं होती हैं, उन्हें मास्टर प्लान कहा जाता है। जनरली कई सिटीज, हर सिटीज की कहीं ना कहीं मास्टर प्लान बने हुए होते हैं, उनके जो नक्शे होते हैं उनके अवेलेबल होते हैं, तो उन नक्शों के आधार पर भी आप
उनको पता कर सकते हैं कि ये मास्टर प्लान में किस जगह पे कैसे, इस जगह पे रोड कितनी फीट की है या रोड कितनी, यहाँ पे जो मकान है, गार्डन है, कुछ भी चीज़ें हैं। कई बार जैसे एग्जांपल हमने देखा है सोसाइटी पट्टे में कई बार हमें इश्यूज आ जाते हैं, तो वो हमें मास्टर प्लान के आधार पे ही चेक करना होता है। भूमि स्वामित्व प्रमाण विक्रय यानी कि सेल्स डीड है, आपने अगर किसी प्रकार का किसी को हत्या किया है तो हत्या वारिस प्रमाण पत्र है या अन्य स्वामित्व जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। साइट प्लान आपको पता है, कभी आपने देखा होगा प्रॉपर्टी पेपर के पीछे एक नक्शा लगा हुआ होता है। जनरली अगर गवर्नमेंट अगर अथॉरिटी के अंदर का नक्शा है तो उसके ऊपर उनकी सील मोहर लगी होती है। अगर प्राइवेट है तो उसके अंदर जो भी अगर उसकी सोसाइटी ने प्लॉट काटे हैं या उस एग्रीकल्चर को लैंड को कन्वर्ट करने के लिए किसी प्रकार का किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी किसी एंटिटी के माध्यम से उस लैंड को कन्वर्जन किया गया है, तो भी उसका जो साइट प्लान है लेआउट लेना आपको होगा। पटवारी की रिपोर्ट और फील्ड का निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आपको उसको जांचा जाता है। एनओसी मैंने आपको बताया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जनरली इंडस्ट्रियल लैंड के केस में लिया जाता है जब हम लोग किसी इंडस्ट्रियल लैंड का कन्वर्जन करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीएलयू के लिए एप्लीकेशन लगानी है, क्षेत्र का निरीक्षण है, सार्वजनिक सूचना है, आपत्तियों का आपको आपकी जितनी आपत्तियां हैं, क्योंकि आपत्ति किसी की अनापत्ति या प्रमाण पत्र आपको लेना जरूरी होता है, और अनुमोदन प्रमाण पत्र आपको प्रमाण पत्र कर दिया जाता है। फीस कितनी आती है, देखिए लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करती है। 30 से 60 दिन कम से कम दिन है, ज्यादा मेरा मानना तो है जनरली जो बुक्स अगर लीगल पेपर्स देखेंगे तो वहाँ 3 से 60 दिन का टाइम होता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है 3 से लेकर 6 6 महीने तक का इसमें टाइम आपको लग सकता है। और देखिए जो रेट होती है वो प्रति वर्ग मीटर या प्रति हेक्टेयर के आधार पर इसमें चार्ज की जाती है। जो सीएलयू शुल्क है वो भूमि का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि कितने स्क्वायर यार्ड्स या कितने बर्गज या हम गए कितने बीघा या हम कितने हेक्टेयर, उसके आधार पे जो भी प्रस्तावित है उसके आधार पर चार्ज किए जाते हैं। और ये दोस्तों ये जो रेट होती है इसमें कई सारे कंटेंट होते हैं, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वहाँ के, उनकी जो स्पेशल क्षेत्र है उनके हिसाब से चार्ज होते हैं, लैंड की गवर्नमेंट चार्ज होते हैं, तो उस सभी से चार्जेस आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सीएलयू नहीं लेने पे क्या होगा आपको पता है, आप बिना कन्वर्ट के लैंड की अगर काम कर रहे हैं तो दैट्स इलीगल, ये इलीगल है। बहुत हैवी पेनल्टीज है, कंस्ट्रक्शन को तोड़ा भी जा सकता है परमिशन लेके। अवैध निर्माण है तो कानून मान्यता नहीं मिलेगी, आपको सेल करने में आपको दिक्कत आने वाली है, कई प्रकार की सुविधा है उनसे आप वंचित रह जाएंगे, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आप रेजिडेंशियल लैंड के अंदर आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बिजली का बिल नहीं मिलेगा। स्पेशल सुझाव के अंदर बात करें तो आप जनरली परमिशन ले, परमिट, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस की थी, वही है दोस्तों कि निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप जितने भी सलाह प्राप्त करें, दस्तावेज तैयार करें, ये है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ था हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करें। हमने कोशिश की, अगर किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच।